राजस्थान का भौतिक वर्गीकरण का एक पार्ट कर दिया था अपन ने, मरुस्थल का। आज लिखो, हेडिंग डालो, मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश या अरावली। मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश या अरावली। पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश या अरावली। मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश या अरावली। ये मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश है। अरावली को कहाँ स्थित है? अरावली देखो राजस्थान के मध्य में है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। देखो दिशा यही तो होती है। ये देख लिया, दिशा कैसे करें? ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। अरावली ऐसे है। राजस्थान के ऐसे है। तो कहां से है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अभी इसका जो विस्तार है ना, विस्तार अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा। कहीं पर इसका विस्तार दे रखा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, कहीं दे रखा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। दोनों ही सही है। दोनों सही है। एग्जाम में जो भी आएगा कोई एक आएगा, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे। तो लिखो पहले, अरावली कहाँ स्थित है? देखो अरावली की स्थिति राजस्थान के मध्य में। हाँ, स्थिति राजस्थान के मध्य में, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। हाँ, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली है, एक पॉइंट। दूसरा देखो, अभी उत्तर पूर्व से कहां तक है? वो तो ठीक है, कोई कोई बिंदु होगा ना, कोई बिंदु तो होगा। तो ये यहां से, ये दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है रायसीना हिल्स, जहां राष्ट्रपति भवन है। जहां राष्ट्रपति भवन है, यहां से ये तो मैं राजस्थान के बताया। अरावली आगे तक है, ये आगे हरियाणा में भी जाती है। और दक्षिण पश्चिम में ये अरावली यहां तक है। यहाँ एक जगह है जिसका नाम है खेड़ब्रह्म, गुजरात में पालनपुर के पास। ठीक है, तो विस्तार क्या हुआ? तो अगला पॉइंट लिखो, इसका यानी अरावली का उत्तरी पूर्वी बिंदु या छोर, अरावली का उत्तरी पूर्वी छोर, छोर यानी बिंदु या किनारा रायसीना पहाड़ी तक है। रायसीना, रायसीना पहाड़ी तक है। रायसीना पहाड़ी तक है। तो कहां पर है? दिल्ली में, नई दिल्ली में। और दक्षिणी पश्चिमी छोर खेड़ब्रह्म गुजरात तक है। हाँ, नई दिल्ली दक्षिणी पश्चिमी छोर। खेड़ब्रह्म, खेड़ब्रह्म गुजरात, पालनपुर के पास है।
अब यहां से लेकर यानी रायसीना पहाड़ी से लेकर यहां तक खेड़ब्रह्म तक इसकी लंबाई 692 किलोमीटर है, और राजस्थान में इसकी लंबाई यानी खेतड़ी से लेकर के उदयपुर तक इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। तो दो लंबाई हो गई, राजस्थान में लंबाई 550, कुल लंबाई 692। अगला पॉइंट लिखो, कुल लंबाई 692 किलोमीटर। छह सौ 92 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर। अलग से लिखना है, राजस्थान की अलग लिखनी है। 600 राजस्थान की 550 किलोमीटर राजस्थान में। पाँच सौ 50 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो ये अरावली राजस्थान के मध्य में है, मध्य में है ना। तो ये राजस्थान में जो मानसूनी वर्षा होती है उसको विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। तो अगला पॉइंट लिखो, राजस्थान में वर्षा जल का विभाजन करता है। राजस्थान में वर्षा जल का विभाजन करता है। ठीक है, यानी वर्षा जल इस साइड में जितनी भी वर्षा होती है राजस्थान में, इस अरावली की वजह से कुछ पानी इधर आ जाता है और कुछ पानी है वो इधर डिवाइड हो जाता है। जैसे होता है ना, सड़क पर कहीं पर भी एक ऊंचा ऊंचा स्थान है और वहां बारिश होती है, तो ऊंचे स्थान से कुछ पानी इधर जाएगा और एक पानी विभाजित होता है ना, ठीक वैसे ही। इसीलिए ये जो अरावली है ये भारत के महान जल विभाजक का भाग है। पूरे भारत में जो जल विभाजक रेखा है ना उसका पार्ट है ये, जो ऊपर से उत्तराखंड से शुरू होती है लाइन। उत्तराखंड से ऊंची भूमि है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर ऊपर होती है विभाजक रेखा हमेशा, या कोई सामान्य धरातल से थोड़ा ऊंचा स्थान होता है वो विभाजक रेखा होती है। विभाजक किसका विभाजन कर रही है? वर्षा जल का विभाजन कर रही है। तो अगला पॉइंट लिखो, अरावली महान जल विभाजक का हिस्सा है। महान जल विभाजक का भाग है। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अगला पॉइंट लिखो, यह हिमालय से भी ऊंची थी। कभी कहते हैं कि हिमालय से भी ऊंची थी। वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगला पॉइंट,
वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। पर्वत का उदाहरण है। इसका उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है वर्तमान। अवशिष्ट समझते हो, पीछे बचा हुआ है। कहते हैं हिमालय से भी ऊंचा था, इसका मतलब 8,848 मीटर से भी ऊंचा था ये, तो धीरे धीरे टूटते 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 नीचे आ गया। अब क्या बचा हुआ है? अवशेष बचे हुए। इसका निर्माण कब हुआ? हिमालय का, इसका अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। नोट करके लिखना, अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। पृथ्वी के निर्माण का एक निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। इसमें हुआ प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। अब अगर अरावली की जो चट्टानें हैं, चट्टानों को अगर स्लाइड काटे, जैसे अपन सेब को काटते हैं, केले का स्लाइड बनाते हैं छोटे छोटे, अगर टुकड़े काटे तो उसके अंदर, चट्टान के अंदर क्या दिखेगा हमें? ऐसे ऐसे वलय दिखेंगे। क्या दिखेंगे? वलय। जैसे कुछ फल होते हैं ना, जैसे प्याज है, प्याज में तो लेयर हो जाती है, वलय नहीं है, वो लेयर है अलग अलग। जैसे कुछ फल है ऐसे, जैसे केले को काटते हैं तो अंदर गोल 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 रिंग दिखती है, अगर ध्यान दिया हो तो। इसी प्रकार एक कीवी फल आता है, कीवी होता है, कीवी को काटना, उसके अंदर अलग अलग कलर के लेयर दिखेंगे, रिंग दिखेंगे। तो अरावली के चट्टानों में भी अगर काटा जाए ना, तो उसमें गोल गोल रिंग दिखेंगे, गोल चक्र। पत्थरों काटेंगे तो एक रिंग, गोल 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 वाला। छोटा पत्थर काटने से नहीं दिखेगा, छोटा पत्थर तो एक हिस्सा दिखेगा, बड़े पत्थर लेने पड़ेंगे। तो ऐसे ये कैसा उदाहरण है? हाँ लिखो, अरावली वलय पर्वत का उदाहरण है। अरावली वलय पर्वत का उदाहरण है। पर्वत का उदाहरण है। अरावली को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। हाँ, खनिजों का अजायब घर कहते हैं, क्योंकि यहाँ सारे खनिज पाए जाते हैं। अजायब घर, अजायब घर कहते हैं। देखो, राजस्थान में जो मानसून आता है ना, वो मानसून राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करता है। पूछ सकते हैं ये पॉइंट, ये प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान में मानसून किस दिशा से प्रवेश करेगा, तो कौन सी दिशा से होगा? जैसे यूं मैं एक लाइन खींच लेता हूं यहां पर, ऐसे ये मैंने इसको क्रॉस कर दिया। अब ये पश्चिम है, ये पश्चिम है, और ये दक्षिण है। तो ये क्या हुआ? दक्षिण पश्चिम। और अरावली कैसे है? अरावली ऐसे ही है, यही तो है अरावली। ये अरावली है। और मानसून कैसे प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम से ऐसे प्रवेश करता है। तो अरावली और मानसूनी हवाएं समानांतर हुई ना। अगर अरावली ऐसे होता तो समानांतर नहीं होती। तो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी हवाएं हैं वो अरावली के समानांतर हैं, इसीलिए
पश्चिमी राजस्थान में वर्षा ज्यादा होती है कम होती है? कम होती है। लिखो अरावली पर्वत मानसूनी हवाओं के समानांतर होने के कारण अरावली पर्वत मानसूनी हवाओं के समानांतर होने के कारण पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होती है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा, हाँ मरुस्थल में, इसीलिए तो मरुस्थल में रह गया ये, वर्षा कम होती है। देखो उदयपुर से लेकर के, कहां से? उदयपुर के छोर से लेकर के अजमेर तक अरावली श्रृंखलाबद्ध है। कैसा है? श्रृंखलाबद्ध क्या होता है? लगातार है, लगातार है, लाइन से है। श्रृंखला बनाते हैं ना, कभी कभी सुना होगा, मानव श्रृंखला बनाओ, हाथ से हाथ पकड़ करके एक लाइन बनाओ, हाथ टूटना नहीं चाहिए। एक ने दूसरे का हाथ छोड़ दिया तो ये क्या हो गया? टूट गई। तो श्रृंखलाबद्ध का मतलब होता है लगातार। कहां से लेकर के? उदयपुर से लेकर के अजमेर तक क्या है? श्रृंखलाबद्ध है, कंटिन्यू है। लेकिन अजमेर से लेकर बाद में ये कैसा है? कटा फटा है। लिखो उदयपुर से अजमेर तक अरावली पर्वत, अजमेर तक अरावली पर्वत श्रृंखलाबद्ध है। श्रृंखलाबद्ध यानी ब्रैकेट में लिख लो लगातार है, टूटा फूटा नहीं है। अजमेर से, अजमेर के बाद ये कैसा है? कटा फटा है, टूटा हुआ है। देखो अजमेर के बाद ये कटा फटा है या टूटा फूटा है? टूटा फूटा है, कटा छटा है, कटा फटा है, कुछ भी लिख लो। अब देखो ये एक भाग ये हो गया है ना, एक ये उत्तरी अरावली, ये मध्य अरावली, ये दक्षिण अरावली। देखो चौड़ी कहाँ ज्यादा दिख रही है? दक्षिण में ज्यादा दिख रही है ना, और ये ज्यादा चौड़ाई दिख रही है ना। और यहाँ कौन सा जिला है? उदयपुर। तो अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई कहां पर है? उदयपुर। पॉइंट लिखो अगला। उदयपुर में अरावली की चौड़ाई सर्वाधिक है, अरावली की चौड़ाई सर्वाधिक है। और अजमेर में सबसे कम चौड़ा है। अजमेर में न्यूनतम चौड़ा है। कम चौड़ा है।
उदयपुर में अगर जाओगे कभी उदयपुर, तो वहां पर उदयपुर शहर है ना, शहर बसा हुआ है और चारों तरफ पहाड़ियां हैं। ठीक वैसे ही उदयपुर के बाहर, शहर के बाहर भी जाओगे तो हमें पहाड़ियां दिखेगी, मतलब इस प्रकार की पहाड़ियां दिखेगी कि बीच में से खड्डा है और चारों तरफ पहाड़ियां हैं। जैसे स्टेडियम होता है क्रिकेट का, स्टेडियम देखा है, रेल ये देखा है, करणी सिंह स्टेडियम देखा है, कैसा है, बीच में खड्डा लग रहा है और चारों तरफ ऊंचा है। तो इसको मान लो, कल्पना कर लो कि बीच में समतल मैदान और चारों तरफ पहाड़ियां, तो कैसी आकृति हुई, तस्तरी जैसी हुई ना। तो उदयपुर में तस्तरी जैसी पहाड़ियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तस्तरी जैसी पहाड़ियां पाई जाती है, जिनको गिरवा कहते हैं। नोट करके लिखना, पूछ सकते हैं। उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिन्हें गिरवा कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरवा, स्थानीय भाषा में। स्थानीय भाषा में इसको गिरवा कहा जाता है। अब अरावली को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों। कितने भागों में बांटा? लिखो, अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा गया। तो पहले लिखो उत्तरी पूर्वी अरावली या उत्तरी अरावली। अरावली, हाँ। दूसरा लिखो मध्य अरावली, मध्य अरावली। और दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली। तो 3 हो गई ना अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। ठीक है। अब देखो, ये जो उत्तरी अरावली है ये कम चौड़ी है और कम ऊंची है। हाँ लिखो, उत्तरी अरावली कम, नहीं, हाँ कैसे लिख लो चाहे, उत्तरी अरावली कम चौड़ी और कम ऊंची है। ठीक है। जबकि दक्षिणी अरावली इसका विपरीत हो जाएगा, अधिक ऊंची है और अधिक चौड़ी है। लिख लो, दक्षिणी अरावली के सामने लिख लो अधिक ऊंची, अधिक चौड़ी। हाँ, अधिक चौड़ी भी है और अधिक ऊंची भी है। ठीक है। अब देखो, ये प्रश्न आ सकता है,
ये 3 पहाड़ियां लिखी है मैंने, 3 पहाड़ियां लिखी है, रघुनाथगढ़, तारागढ़ और गुरु शिखर। ये 3 क्यों लिखी है मैंने? पहाड़ियां तो बहुत सारी है, ये 3 इसलिए लिखी है क्यों ये सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं तीनों में। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, तारागढ़ मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, और गुरु शिखर तो पूरे उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तर भारत हिमालय को छोड़ दे, या ऐसा कहें कि मध्य भारत की, यानी हिमालय में को छोड़ दे, हिमालय की ऊंची पर्वत चोटियों को छोड़ दे, तो उसके बाद उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। फिर दक्षिण भारत जाएंगे तो वहां फिर कुछ दोदा बेटा, अन्नामुडी, अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, वो दोदा बेटा की पहाड़ियां हैं, वो थोड़ी ऊंची है, 2600-2700 तक मीटर ऊंची है। तो पहला लिखो रघुनाथगढ़, हाँ अलग से लिखो रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की उच्चतम पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी। फिर लिखो तारागढ़, तारागढ़ मध्य अरावली। अब देखो तारा रघुनाथगढ़ है ना, ये सीकर में है। कहां पर है? हाँ लिख लो इसको, रघुनाथगढ़ सीकर में। हम्म फिर लिखो तारागढ़ मध्य अरावली की उच्चतम चोटी या सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी अजमेर में स्थित है। अजमेर में स्थित है। और फिर गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? गुरु शिखर सिरोही में। सिरोही में। हाँ 1722 मीटर लिखना है। ये पूछ सकते हैं ऊंचाई, इन तीनों की तो पूछ ही सकते हैं, बाकी को तो पूछे न पूछे, ये जरूर पूछ सकते हैं। गुरु शिखर की 1722 मीटर, ये जरूर ध्यान रखना। अब देखो, अब कुछ पर्वत चोटियों के नाम लिखने हैं। 1055 रघुनाथगढ़ की, तारागढ़ की 870 मीटर है। ठीक है ना, ऊंचाई हमेशा मीटर में होती है, किलोमीटर मत लिख लेना। अब हेडिंग डालो, राजस्थान की प्रमुख पर्वत चोटियां। राजस्थान की प्रमुख पर्वत चोटियां।
गुरु शिखर, ये तो पता ही है, फिर भी लिख लो दोबारा, ज्यादा नहीं करेंगे, 5-7 पर्वत चोटियां करेंगे ऊंची ऊंची। गुरु शिखर, सिरोही 1722, हाँ सिरोही में। सिरोही 1722। दूसरी पर्वत चोटी लिखनी है शेर, सिरोही में। ₹1597 बिल्कुल, दिलवाड़ा, सिरोही में 1542 मीटर। 1442। तो देखो, पहली 3 पर्वत चोटियां है ना ऊंची ऊंची, सारी कहां पर है? सिरोही में। यानी राजस्थान की पहली यानी प्रथम 3 उच्चतम पर्वत चोटियां सिरोही में है, ध्यान रखना। फिर चौथी पर्वत चोटी लिखो, जरगा, उदयपुर में। ₹1431। फिर एक और, अचलगढ़, अचलगढ़ 1380 मीटर, सिरोही में। 1380 मीटर सिरोही में है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, 1224 मीटर। 1224 मीटर। धोनिया राजसमंद में, 1183 मीटर। कितने लिखे? लिखो कमलनाथ, उदयपुर में 1001 मीटर। बस 1001 मीटर। इनकी ऊंचाई ध्यान रखनी है कुछ कुछ की। ये उच्चतम पर्वत चोटियां 1000+ वाली है सारी, ठीक है, इनका ध्यान रखना। यहाँ से प्रश्न जो पशु परिचय वाला है, ज्यादा टफ पेपर नहीं आएगा, यहाँ से हो जाएगा आराम से। समझ गए?
तो देखो यहाँ कुछ दर्रे हैं। दर्रे क्या होते हैं? आने जाने का छोटा रास्ता होता है, उसको दर्रा बोलते हैं। उसको घाट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घाट। दो पहाड़ियों के बीच में आने जाने का रास्ता होता है, उसको दर्रा बोलते हैं, घाट बोलते हैं। उसको नाल भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? नाल। तो अरावली में यहाँ कुछ आने जाने के, इधर से इधर आने जाने के कुछ दर्रे हैं, घाट है या नाल है, तो काफी फेमस है। उनके कुछ कुछ के नाम लिखने और कहाँ स्थित है वो जरूर करना है। जैसे यहाँ पर एक दर्रा है जो सबसे फेमस है, उसका नाम है देसूरी की नाल। पाली और राजसमंद के बीच में। लिखो देसूरी की नाल। देसूरी की नाल, पाली और राजसमंद के बीच में। पाली और राजसमंद के बीच में स्थित है। आने जाने का रास्ता है, बस जाती है इधर से। पाली होते हुए, जोधपुर होते हुए अगर उदयपुर जाओगे, इस नाल से होकर ही जाया जाएगा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, दूसरा रास्ता है, जा सकते हो वैसे। इधर जोधपुर आए, जोधपुर से आप पाली आओ, पाली से फिर पिंडवाड़ा होते हुए फिर में एंटर करो, फिर वापस यूं घूमना पड़ेगा, तब आप उदयपुर जाओगे। यानी यहाँ से मान लो बीकानेर, बीकानेर से नागौर, नागौर से जोधपुर, जोधपुर से पाली, पाली से सिरोही के पिंडवाड़ा में जाओ, पिंडवाड़ा से फिर गोगुंदा की ओर रास्ता जाता है, ऐसे जाओ। अन्य तो घूमना ज्यादा पड़ेगा, और सीधे सीधे जाना है तो फिर आपको यहाँ से जाओ, सीधा रास्ता ये सीधा। समझ गए? कौन सी नाल? देसो। राजसमंद में एक नाल है जिसका नाम है हाथीगोड़ा की नाल। नेक्स्ट लिखो, हाथीगोड़ा की नाल, राजसमंद में हाथीगोड़ा। राजसमंद में लिखो केवड़ा की नाल। राजसमंद में नहीं, उदयपुर में। केवड़ा की नाल उदयपुर में। दो साथ में लिख लो, सोमेश्वर का दर्रा और बर का दर्रा। सोमेश्वर और बर साथ में लिख लो, दो अलग अलग है, दोनों पाली और अजमेर के बीच में। फिर लिखो खामली घाट। खामली घाट, घाट
ये पाली है, रेलवे ट्रैक है, ये रेलगाड़ी जाती है यहाँ से, बाकी जो बताया वहां से रेलगाड़ी नहीं जाती है। पाली राजसमंद के बीच में, पाली और राजसमंद के बीच में घाट होगा ना, वो किसी न किसी के बीच में होगा, ध्यान रखना। किसी न किसी के बीच में होगा, दो भागों को जोड़ने वाला होगा। यहां पे देखो ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक तो उदयपुर में है और एक राजसमंद में है, इन दोनों के बीच में है एक पठार है। किन दोनों के बीच में? गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच एक पठार है। क्या है? पठार। इस पठार का नाम है बोराट का पठार। लिखो, बोराट का पठार। बोराट का पठार। गोगुंदा गोगुंदा ब्रैकेट में लिख लेना उदयपुर। और कुंभलगढ़ के बीच, कुंभलगढ़ राजसमंद में। हाँ कुंभलगढ़ कहाँ है? बोराट का पठार। ये प्रश्न आएगा यार, इंपोर्टेंट डाल देना। ऐसा कैसे? एक पठार और है यहाँ पर सिरोही में, इसका नाम है उड़िया का पठार। उड़ीसा नहीं, लिखो उड़िया का पठार। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जो 1360 मीटर ऊंचा है, सिरोही में उड़िया का पठार। सिरोही में स्थित है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ऊंचाई 1380 मीटर, 1360 मीटर। उसकी ऊंचाई नहीं है, वो लंबा है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। फिर लिखो लासड़िया का पठार। लासड़िया का पठार
उदयपुर में स्थित है। और अत्यधिक कटा छटा पठार है, टूटा फूटा है, अत्यधिक कटा छटा पठार है। कौन सा? लासड़िया का पठार या लसाड़िया का पठार। ये बाड़मेर है, या क्या लिखा है? लिखो, छप्पन की पहाड़ियां, छप्पन की पहाड़ियां बाड़मेर में स्थित ग्रेनाइट की पहाड़ियां। ग्रेनाइट की पहाड़ियां ये जो पहाड़ियां है ना, ये एकल और गुंबदाकार है। एकल और गुंबदाकार कैसे? यहां से लेकर ये इस एरिया में फैली हुई है। तो ये एकल, एकल का मतलब सिंगल पहाड़ी एक। थोड़ा सा आगे जाओगे फिर सिंगल पहाड़ी आएगी, फिर सिंगल आएगी, फिर सिंगल आएगी, फिर सिंगल पहाड़ी। श्रृंखलाबद्ध नहीं है, यूं ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं है, लगातार। तो कैसी है? एकल है, एकल है, एकल यानी सिंगल, और गुंबदाकार है। गुंबदाकार, गुंबद का मतलब गुंबद होते हैं ना, गुंबद नहीं होते क्या? शादियों में बनाते हैं ना गुंबद, गोल गोल, झोपड़े जैसे, झोपड़ी जैसे झोपड़ी होती है ना, इसके ऐसे ऐसे यूं यूं इस प्रकार के गुंबद जैसी है। तो लिखो, यह एकल छप्पन की पहाड़ियां एकल और गुंबदाकार पहाड़ियां हैं। एकल और गुंबदाकार पहाड़ियां हैं। जो छप्पन की पहाड़ियां है ना, वहीं पर मालानी की पहाड़ियां भी स्थित है। और बाड़मेर में सीधा आएगा, मालानी की पहाड़ियां कहाँ हैं? बाड़मेर। लिखो, देखो एक्चुअल में है क्या ये। यहां पर एकल गुंबदाकार पहाड़ियां हैं। यहां पर एक जगह है जिसका नाम है मालानी, गूढ़ा मालानी, बाड़मेर में। वहां पर भी कुछ पहाड़ियां हैं। इन सभी पहाड़ियों को छप्पन की पहाड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं? छप्पन की पहाड़ियां। और मालानी के आसपास है, उनको मालानी की पहाड़ियां कहते हैं। नहीं, पूछेंगे छप्पन की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। मालानी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। एकल गुंबदाकार ग्रेनाइट की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। लिखो, मालानी की पहाड़ियां, मालानी की पहाड़ियां बाड़मेर के गूढ़ा मालानी के आसपास स्थित पहाड़ियां। बाड़मेर में गूढ़ा मालानी के पास आसपास स्थित पहाड़ियां।
लिखो नाकोड़ा की पहाड़ियां। बाड़मेर में नाकोड़ा के आसपास स्थित। स्थित पहाड़ियां। ये नाकोड़ा है ना, ये जैन धर्म का तीर्थ स्थल है, मंदिर है यहाँ पर। हाँ, पार्श्वनाथ जी का, जिनको नाकोड़ा भैरव भी कहते हैं। देखो नाको हाँ, इसी में लिख लो, नाकोड़ा में पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, जिन्हें नाकोड़ा भैरव कहते हैं। नाकोड़ा भैरव। क्या कहते हैं? नाकोड़ा भैरव कहते हैं। ये जो पार्श्वनाथ जी या नाकोड़ा भैरव है, इनको हाथ का हुजूर भी कहते हैं, यानी हाथों हाथ इच्छा पूरी करते हैं, कामना की कामना पूरी। देख लो, इन्हें हाथ का हजूर कहते हैं, जागती जोत कहते हैं, हाथ का हुजूर कहते हैं, जागती जोत कहते हैं। जागती जोत, जोत कहते हैं। ये अजमेर है। ये क्या है? अजमेर है ये। अजमेर में यहां पर कुछ पहाड़ियां स्थित हैं, जिनको नाग की पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाग की पहाड़ी। हेडिंग डाल के लिखो, नाग की पहाड़ी। अजमेर में पुष्कर के आसपास स्थित पहाड़ियां। क्या कहते हैं? नाग की पहाड़ियां कहते हैं। और इन्हीं पहाड़ियों के आसपास एक पहाड़ी और स्थित है, जिसको कहते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियां। तो नेक्स्ट लिख लो, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। अजमेर के आसपास स्थित पहाड़ियां। अजमेर के आसपास स्थित पहाड़ियां। ये हो गया अपना अरावली पर्वत। अब दो पार्ट और रहे हैं, वो छोटे छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने अगली क्लास में उसको पूरा कर देंगे। कौन कौन सा रहा है? एक तो पठारी प्रदेश, और एक ये मैदानी प्रदेश। छोटे छोटे पार्ट है दोनों।
आधा पौन घंटे में हो जाएंगे।